नमस्कार, मैं सरोज कुमार। द सभा में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। मित्रों, ये कैसी अजीब बात है। चुनाव में नेता, उम्मीदवार और राजनीतिक दल मतदाताओं के भरोसे होते हैं। मतदाता ही उनका माई बाप होता है। मगर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा और महायुति इन माई बाप के बदले मामा के भरोसे हो गई है। यदि महायुति और भाजपा महाराष्ट्र चुनाव जीतती है तो उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ मामा को जाएगा। अब ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं, हमारा आज का ये विषय नहीं है। हमारा विषय वो मामा है जिसकी चर्चा पूरे महाराष्ट्र में पूरे चुनाव के दौरान बनी हुई है। तो वो मामा कौन है, कौन मामा बन रहा है और कौन किसे मामा बना रहा है। महाराष्ट्र में महायुति की इस पूरी मामोलाजी का वर्णन आज की सभा में हम करने वाले हैं। तो ये वीडियो दिलचस्प तो होगा ही, आपको जानकारी भी मिलेगी कि आखिर वो मामा कौन है। यदि आप उस मामा को जानना चाहते हैं तो कुछ मिनट तक हमारे साथ बने रहिए और आज की सभा का आनंद लीजिए। तो जहाँ तक मामा का सवाल है, राजनीति में और राजकाज में मामाओं की अहमियत आदिकाल से रही है। आप महाभारत को ही उठाकर देख लीजिए। पूरा महाभारत दो मामाओं की करतूत का परिणाम था। एक तरफ शकुनी मामा, दूसरी तरफ कृष्ण मामा। शकुनी मामा ने अपने सभी भांजों को बरवा डाला, दूसरी तरफ कृष्ण ने भी अपने एकमात्र भांजे अभिमन्यु को मरवा डाला। और उसके पहले एक मामा कंस भी था जो कि भांजे कृष्ण को ही मारना चाहता था, मगर दांव ऐसा उल्टा पड़ा कि भांजे ने ही मामा का वध कर दिया। और इस तरह के मामाओं की आज भी कमी नहीं है, चाहे वो राजनीति हो, समाज हो, परिवार हो, हर जगह ऐसे मामा आपको मिल जाएंगे। तो अब सवाल उठता है कि महाराष्ट्र के महाभारत में महायुति का वो मामा कौन है जिसके भरोसे भाजपा और उसका गठबंधन बैठा हुआ है। तो वो मामा कौन है उसे हम आपके समक्ष लेकर के आए। इसके पहले महाराष्ट्र के पूरे चुनावी परिदृश्य को सरसरी तौर पर एक बार देख लेना आवश्यक है, क्योंकि उसके बगैर वो मामा दिखाई नहीं देता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, महाराष्ट्र की लड़ाई दो पक्षों के बीच है। जिस तरह महाभारत भी दो पक्षों के बीच हुआ था, तीसरा कोई पक्ष नहीं था। वहाँ जितने भी राजे महाराजे योद्धा थे सब दो पक्षों में बट गए थे, या तो कौरव के पक्ष में थे या पांडवों के पक्ष में थे। बिल्कुल उसी तरह की स्थिति महाराष्ट्र के महाभारत में भी है। जितने भी दल हैं सभी दल दो पक्षों में बटे हुए हैं, और जो कुछ छुटभैये टाइप के दल आपको अलग दिखाई भी दे रहे हैं वे भी अघोषित रूप से इन दोनों पक्षों में बटे हुए हैं। तो एक तरफ महाविकास अघाड़ी है जिसमें कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद पवार गुट शामिल है। दूसरी तरफ महायुति है जिसमें बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट शामिल है। तो महाराष्ट्र की लड़ाई इन दो पक्षों के बीच है। अब लड़ाई का मुद्दा क्या है उसे भी देख लेते हैं। तो महाविकास अघाड़ी का पूरा चुनाव अभियान महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं, महिलाओं, किसानों, संविधान और जातीय जनगणना जैसे मुद्दों पर केंद्रित था, जो कि जमीनी मुद्दे हैं। आज की तारीख में महाराष्ट्र क्या पूरे देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी की भीषण समस्या से परेशान है। तो एक तरफ आम जनता जहां महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है, वहीं दूसरी तरफ किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है। कपास और सोयाबीन के किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो यदि किसी राज्य में आम जनता समस्याओं से जूझ रही है तो उसकी सीधी सीधी जवाबदेही सरकार की होती है, और उन समस्याओं का समाधान करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। और यदि सरकार उन समस्याओं का समाधान नहीं कर पाती है और उन समस्याओं के समाधान को लेकर उसके पास कोई जवाब नहीं होता, तब वो इन सारे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए नए नए मुद्दे खड़े करती है, ताकि वो इन समस्याओं से संबंधित सवालों के जवाब देने से बच जाए। तो महाराष्ट्र में महायुति सत्ता में है और उसकी स्थिति बिल्कुल ऐसी ही है। इन तमाम समस्याओं से जुड़े सवालों के जवाब उसके पास नहीं है। इसलिए उसका पूरा चुनाव अभियान खासतौर से बीजेपी का ऐसे मुद्दों पर केंद्रित रहा है जो ध्यान भटकाने वाले रहे। महायुति ने, खासतौर से बीजेपी ने, पूरे चुनावी अभियान को सांप्रदायिक रंग देने की पूरी कोशिश की। उसके प्रमुख नेताओं ने, स्टार प्रचारकों ने इसके लिए तरह तरह के नारे दिए,
बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, वोट जिहाद, कश्मीर, पाकिस्तान, पूरा चुनाव अभियान इन नारों पर केंद्रित रहा। मगर आश्चर्य की बात ये कि फिर भी कहा जा रहा है कि लड़ाई कांटे की है। दोनों पक्षों में लड़ाई कांटे की है और इस लड़ाई में कौन जीत जाए आज की तारीख में कोई भी अनुमान जाहिर करने की स्थिति में नहीं है। तो यदि ये स्थिति बनी है और यदि इस बात की चर्चा है कि लड़ाई कांटे की है और यदि ये सच है तो इस सच का पूरा श्रेय उसी मामा को जाता है। मामा ही इस कांटे की लड़ाई के पीछे मुख्य वजह है। तो इस तरह से सिर्फ महायुति और भाजपा ही नहीं, जो लोग ये बात कह रहे हैं, अनुमान जाहिर कर रहे हैं, वे लोग भी उसी मामा के ही भरोसे हैं, उस मामा के असर के आधार पर ही इस तरह का अनुमान जाहिर कर रहे हैं। तो अब फिर वही सवाल कि आखिर वो मामा है कौन जो कि इतना महत्वपूर्ण है, पूरे चुनाव को इतना प्रभावित कर रहा है। तो चलिए जानते हैं कि वो मामा है कौन। तो जैसा कि आप जानते हैं, लोकसभा चुनाव में महायुति की बहुत बुरी गति हुई थी। मात्र 17 सीटें जीत पाई थी। बीजेपी को 9 सीटें मिली थी, शिवसेना शिंदे गुट को 7 सीटें और एनसीपी अजित पवार को मात्र 1 सीट मिली थी। दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी 31 सीटें जीतने में कामयाब हो गई थी। कांग्रेस को 13 सीटें, शिवसेना यूबीटी को 9 सीटें और एनसीपी शरद पवार गुट को 8 सीटें मिली थी। 1 सीट निर्दलीय जीतने में कामयाब हो गया था, जो कि कांग्रेस का ही था। टिकट न मिलने की वजह से वो निर्दलीय खड़ा हो गया था, मगर चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद वो वापस कांग्रेस के खेमे में लौट आया। तो लोकसभा चुनाव में महायुति का जिस तरह का प्रदर्शन हुआ था, बीजेपी को लगा कि यदि इस हालत में विधानसभा चुनाव में जाते हैं तो वो चुनाव भी हार जाएंगे और सत्ता हाथ से चली जाएगी। जबकि इसी सत्ता को हासिल करने के लिए बीजेपी ने क्या नहीं किया। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार को गिराया, शिवसेना को तोड़ा, एनसीपी को तोड़ा और जैसा कि आरोप है, विपक्षी नेता कहते हैं कि पैसों के बल पर विधायकों को खरीदा गया था, करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। तो अब यदि किसी सरकार को गिराकर अपनी सरकार बनाने के लिए इतने पैसे खर्च किए गए, इतनी सारी कसरत की गई, तो जाहिर है इसके पीछे कोई न कोई मकसद होगा। और अब जिस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, जैसा कि विपक्षी नेता कह रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी की सरकार गिराने और उसकी जगह पर महायुति की सरकार बनाने के पीछे का मकसद धारावी की जमीन पर कब्जा करने का था। तो यदि वाकई में ये बात सच है और यही मकसद रहा है, तो अभी तक ये मकसद पूरा नहीं हुआ है। सब कुछ अभी प्रक्रिया में है और ऐसे में यदि सत्ता हाथ से चली जाती है तो सारा मामला खटाई में लटक जाएगा और बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए किसी भी कीमत पर सत्ता हाथ से नहीं जाने देना है। तो अब सत्ता हाथ से न जाए, इसके लिए जरूरी है चुनाव में जीतना। और चुनाव तभी जीतेंगे जब जनता वोट देगी। जनता तभी वोट देगी जब उसको आप पर भरोसा हो, जबकि लोकसभा चुनाव में उसने बता दिया है कि उसे आपके ऊपर भरोसा नहीं है। तो ऐसे में महायुति की प्राथमिकता ये हो गई कि किसी भी तरह से जनता का भरोसा जीतने की कोशिश की जाए। तो अब जनता का भरोसा कैसे जीता जाए, इसके लिए चिंतन मंथन हुआ और फिर महायुति की सरकार ने पिछले बजट सत्र में, या कहें कि अपनी सरकार के अंतिम बजट सत्र में, प्रत्यक्ष लाभ की 2 योजनाओं की घोषणा की और उन योजनाओं के जरिए जनता की जेब में सीधे पैसे पहुंचाने के प्रावधान किए गए। पहली योजना महिलाओं के लिए माझी लाडकी बहन योजना, जिसके तहत 21 साल से 65 साल तक की उम्र की उन सभी महिलाओं के खातों में हर महीने 1500 रुपये डालने के प्रावधान किए गए, जिनके परिवार की सालाना आमदनी 2.5 लाख रुपए से कम है। दूसरी योजना किसानों के लिए शेतकरी महासम्मान योजना, बिल्कुल केंद्र की किसान सम्मान निधि की तरह हर साल किसानों के खाते में 6000 रुपये डालने की योजना। मगर इन दोनों योजनाओं में सबसे लोकप्रिय हुई माझी लाडकी बहन योजना। जैसा कि सरकार का दावा है, इस योजना के तहत राज्य की लगभग 2.5 करोड़ महिलाएं पंजीकृत हो चुकी हैं और ज़्यादातर महिलाओं के खाते में लाडकी बहन योजना की 4 से 5 किस्तें पहुंच चुकी हैं। तो अब इसी आंकड़े के आधार पर बीजेपी का और महायुति का ये मानना है कि यदि इनमें से 50% महिलाओं ने भी इस योजना के कारण महायुति के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट कर दिए,
तो उसकी चुनावी नैया पार लग जाएगी। मगर यहाँ अब सवाल ये उठता है कि क्या इस योजना के कारण महाराष्ट्र की बहनों ने महायुति के उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान किया है? हम यहाँ फिर दोहराना चाहते हैं कि ओपिनियन पोल क्या कहता है, एग्जिट पोल क्या कहता है, हम उसमें नहीं जाने वाले। जो ज़मीनी हकीकत है, जो सामने है, जो दिखाई दिया है, दिखाई दे रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। आपने महाराष्ट्र की कई सारी महिलाओं की बातें सुनी होगी। बेशक वे माझी लाडकी बहन योजना की चर्चा करती हैं, ये भी कहती हैं कि पैसे खाते में आए हैं, मगर इसके बाद वे महंगाई का भी जिक्र करती हैं। अक्सर आपने सुना होगा महिलाओं को ये कहते हुए कि पैसे तो आ रहे हैं मगर महंगाई इतनी ज़्यादा है कि इतने में होता नहीं है, कुछ भी नहीं होता इतने में। तो महिलाओं की इन बातों से, बहनों की इन बातों से जो इम्प्रेशन मिलता है वो ये कहता है कि उनके दिमाग में ये योजना तो है मगर इसके कारण उन्होंने वोट दिया होगा, इसके बारे में फिलहाल कह पाना कठिन है। मगर दूसरी तरफ महायुति में शामिल घटक दलों ने और उन घटक दलों के प्रमुख नेताओं ने ये मान लिया है कि महाराष्ट्र की बहनों ने उन्हें अपना भाई मान लिया है। और यदि आपने अपने आप को भाई मान लिया तो निश्चित रूप से आप मामा भी होंगे। तो अब महायुति के इन मामाओं के बीच असली मामा कौन है, इसका श्रेय लेने की होड़ अभी से मची हुई है, खासतौर से महायुति गठबंधन में शामिल 3 प्रमुख दलों के 3 प्रमुख नेताओं के बीच। अब एकनाथ शिंदे इसलिए श्रेय लेना चाहते हैं कि वे तो सरकार के मुख्यमंत्री ही हैं। सरकार की कोई भी योजना शुरू होती है तो जाहिर है मुख्यमंत्री को उसका श्रेय जाता ही है। अजित पवार इसलिए श्रेय लेना चाहते हैं कि वे सरकार के वित्त मंत्री हैं और वित्त मंत्री की हैसियत से उन्होंने ही लाडकी बहन योजना की घोषणा की थी, बजट में उसके प्रावधान किए थे। तीसरे देवेंद्र फडणवीस जो कि बीजेपी के प्रमुख नेता हैं, सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, वे इसलिए श्रेय लेना चाहते हैं कि माझी लाडकी बहन योजना उनकी पार्टी ही लेकर के आई राज्य में, ये आइडिया ही उनकी पार्टी का है। तो देवेंद्र फडणवीस अपनी जगह सही है। लाडकी बहन योजना वाकई में बीजेपी का ही आइडिया है और बीजेपी में भी एक ऐसे नेता का आइडिया है जो कि लंबे समय से मामा के रूप में स्थापित है, स्वयंभू मामा है। वो अपने आप को मामा कहते भी हैं, जनता भी उन्हें उनके नाम के बदले मामा कहकर बुलाती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसका जिक्र कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान। आपको पता होना चाहिए कि पिछले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की स्थिति बहुत बुरी थी, जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी सरकार के खिलाफ। शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे और चुनाव के दौरान सरकार के खिलाफ और पार्टी के खिलाफ जिस तरह का माहौल था और कांग्रेस के पक्ष में जिस तरह का माहौल था, स्थिति ये हो गई थी कि शिवराज सिंह चौहान को पार्टी ने एक तरह से दरकिनार कर दिया था। मगर इसी शिवराज सिंह उर्फ मामा ने चुनाव से ठीक पहले राज्य की महिलाओं के लिए एक योजना की घोषणा कर दी थी, लाडली बहन योजना। उस योजना के तहत राज्य की महिलाओं के खाते में हर महीने 1250 रुपये भेजने के प्रावधान किए गए थे। और उस लाडली बहन योजना का परिणाम ये हुआ कि चुनाव में बीजेपी भारी बहुमत के साथ जीत गई। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई थी, उसकी कल्पना किसी को भी नहीं थी, स्वयं बीजेपी को भी नहीं। और उस जीत का पूरा श्रेय उसी योजना को गया था, लाडली बहन योजना, जिसे मामा शिवराज सिंह ने चुनाव से ठीक पहले शुरू किया था। दरअसल महिलाएं बहुत भावुक होती हैं, यदि वे किसी के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ गई तो चुपचाप उसके लिए खड़ा हो जाती हैं और इसीलिए राजनीति में राजनीतिक दल महिलाओं को लुभाने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश में यही हुआ। तो जिस तरह से मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना को सफलता मिली थी, बीजेपी को लगा कि उसे महाराष्ट्र में भी क्यों न आजमाया जाए, क्योंकि महाराष्ट्र की भी स्थिति बिल्कुल मध्य प्रदेश की तरह ही थी। तो इस तरह से महाराष्ट्र में भी मध्य प्रदेश की ही तरह लाडकी बहन योजना शुरू की गई। मगर यहाँ फिर सवाल उठता है कि जिस तरह से लाडली बहन योजना ने मध्य प्रदेश में काम किया, क्या उसी तरह से महाराष्ट्र में भी ये योजना काम करेगी? तो इस प्रश्न का जवाब दे पाना फिलहाल किसी के लिए भी कठिन है। मगर हम इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि हर योजना हर जगह समान रूप से काम नहीं करती, उसके पीछे तमाम सारी चीज़ें होती हैं। राजनीतिक, भौगोलिक, सामाजिक परिस्थितियाँ बहुत मायने रखती हैं। तो यदि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तुलना की जाए
तो दोनों राज्यों की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियों में काफी फर्क है, जनता की सोच में काफी फर्क है। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से दो दिक्कतें हैं। जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान लंबे समय से मामा के रूप में स्थापित हो चुके थे। राज्य की महिलाएं उन्हें भाई और मामा मान चुकी थी, महिलाएं उन्हें राखियां बांधती थी। इसलिए उन्होंने जब चुनाव से ठीक पहले लाडली बहन योजना की शुरुआत की तो उसके प्रति महिलाओं का रुझान काफी सकारात्मक रहा। महिलाओं को लगा कि उनके भाई ने उनके लिए कुछ किया है, और इसका परिणाम ये हुआ कि महिलाएं भावनात्मक रूप से और जुड़ गई उनके साथ, और सभी ने मतदान वाले दिन चुपचाप जाकर के भाजपा के पक्ष में वोट कर दिया। बीजेपी जीत गई। मगर क्या इस तरह की स्थिति महाराष्ट्र में भी है? अभी तो यहाँ पे नए नए भाई और मामा बनने की कोशिश कर रहे हैं लोग, और भाई बहन और मामा भांजी का रिश्ता इतने जल्दी नहीं बनता है। रिश्ते बनने में समय लगते हैं, क्योंकि रिश्ते में भरोसा प्रमुख तत्व होता है, और जब तक दोनों पक्षों का भरोसा एक दूसरे के प्रति नहीं होगा तब तक रिश्ता नहीं बन पाता, जिसकी कमी की महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है। तो इस परिस्थिति को देखते हुए यहाँ पर यह बात कही जा सकती है कि महाराष्ट्र के वातावरण में बीजेपी एक ऐसा बीज अंकुरित कराने की कोशिश कर रही है जिसके अनुकूल वातावरण ही नहीं है। तो यदि अनुकूल वातावरण न हो, अनुकूल मौसम न हो, अनुकूल मिट्टी न हो, तो क्या बीज अंकुरित होगा? बिल्कुल नहीं। और खास बात यह कि लाडली बहन योजना को सफल कराने के लिए ही विधानसभा चुनाव टाल दिया गया था, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हरियाणा के साथ होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। तो बहरहाल महायुति के ये प्रमुख नेता मामा बन पाते हैं कि नहीं, ये फिलहाल भविष्य के गर्त में है। हालांकि महाराष्ट्र में मामा अपने आप में एक मुहावरा भी है, मामा बनना और मामा बनाना। तो अब देखना यह है कि कौन मामा बनता है और कौन किसे मामा बनाता है। महायुति और उसके नेता जनता को मामा बना लेते हैं इस योजना के जरिए, या जनता महायुति को और उसके नेताओं को मामा बना देती है, इसका पता 23 नवंबर को चलेगा, परिणाम घोषित होने के बाद। तो ये रही महाराष्ट्र में महायुति की पूरी मामूलाजी, जिसे हमने आपके समक्ष रखने की कोशिश की है। हम इसमें कितना सफल हुए, कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें ज़रूर बताएं। और यदि ये कहानी आपको अच्छी लगे, पसंद आए, तो इसे लाइक करें, मित्रों परिचितों को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जब भी हम इस तरह की दूसरी कहानी लेकर के आएँ तो उसकी सूचना तत्काल आप तक पहुँच जाए। तो आज की सभा में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलेंगे इसी तरह की एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।